हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल फाइन? ओके, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग कंसीडरेशन की क्या डेफिनेशन होती है और एक कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। फिर हमने ये देखा था कि सेक्शन 10 बोलता है कि कंसीडरेशन इज मस्ट, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कंसीडरेशन नहीं है किसी में, समथिंग इन रिटर्न नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द रूल। क्या क्या एक्सेप्शन थे? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में, टाइम बाय डेट के केस में, वॉलंटरी सर्विसेज, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, गिफ्ट, डोनेशन एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स हमने एक्सेप्शन में कवर किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आज का लास्ट पॉइंट जो कंसीडरेशन चैप्टर अपना फिनिश कर देगा, वो पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे पर्संस जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है, दे आर नोन एज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। रूल क्या है? ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। वापस सुनो, फिर से रिपीट करता हूं। ऑल दोज पार्टीज विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, which are not the contracting parties, are known as stranger to the contract, and a stranger cannot sue। यानी कि अगर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ है तो मदर इन लॉ कैन नॉट फाइल ए डाइवोर्स केस। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? अगर हस्बैंड ए वाइफ बी, झगड़ा ए और बी के बीच में हुआ है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ है, तो सासू मां जाकर के डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकती है। ओनली द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज यानी हस्बैंड वाइफ पे केस फाइल कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड पे केस फाइल कर सकती है। उन दोनों के अलावा, दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, उन दोनों के अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे उस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर कहलाते हैं, और स्ट्रेंजर कभी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल बोलते हैं। चलिए इसको और ज्यादा क्लियरली पहले तो हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन क्या है, और उसके बाद में जब भी लॉ के अंदर कोई डॉक्ट्रिन होता है तो देयर मे बी सम एक्सेप्शंस आल्सो, क्योंकि जब तक लॉ के अंदर एक्सेप्शंस नहीं होते हैं तब तक लॉ कंप्लीट नहीं होता है। तो इस लॉ के जो एक्सेप्शंस हैं वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के हिसाब से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सर प्रैक्टिकल मींस बेटा यहां से प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले रूल को एकदम क्लियरली हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर एक्स का मिस्टर वाई के साथ में। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मिस्टर एक्स वो अपना घर, ये क्या है? ये है इनका घर, और ये अपने घर को मिस्टर वाई को दे देंगे, सेल कर देंगे, और बदले में मिस्टर वाई देंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां से ये घर जाएगा, इधर से क्या 5 लाख रुपए आएंगे। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन गया? एक्स एंड वाई के बीच में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज ए प्राइवेट अफेयर बिटवीन द पार्टीज। एक्स और वाई दोनों मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फिक्स करने वाले हैं। ये लोग डिसाइड करने वाले हैं कि क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होगी, यानी कि कुल मिला के इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कब किया जाएगा, पैसे कितने थे इन्होंने फिक्स किए, घर कब बेचा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पैसे चेक से लेने कि कैश में लेने, यानी कि सारी जो डील्स है, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो कौन फिक्स करेगा? एक्स और वाई मिलकर के फिक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फिक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्राइवेट अफेयर बिटवीन पार्टीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड बाय द पार्टीज। तो अब अगर पार्टीज ने राइट्स एंड ड्यूटीज फिक्स की है और
यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि एक पार्टी का जो राइट है वो दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन जो इसका ऑब्लिगेशन है वो दूसरे के लिए राइट है। सर कैसे? तो अब देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स का ऑब्लिगेशन क्या है कि उनको घर उसको देना पड़ेगा, वो घर देने से मना नहीं कर सकते हैं। और यही जो घर मिलने वाला है, इनका जो ऑब्लिगेशन है वो मिस्टर वाई के लिए क्या है? राइट है। मिस्टर वाई एक्स से घर डिमांड कर सकते हैं, अगर एक्स देने से मना करे तो ये उसको कोर्ट में भी एनफोर्स करवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मिस्टर एक्स का राइट क्या है, जो मिस्टर वाई के लिए ऑब्लिगेशन है। ये देखो राइट है वो इनके लिए ऑब्लिगेशन, इसका जो राइट है वो इसके लिए ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे मिस्टर वाई की ऑब्लिगेशन क्या है कि इनको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर ये 5 लाख रुपए नहीं दे तो मिस्टर एक्स वाई को कोर्ट में लेके जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो राइट्स एंड ड्यूटी जो इन पार्टीज ने फिक्स की है, क्या कोई थर्ड पर्सन इनको एनफोर्स करवा सकता है? The answer is no. There cannot be a stranger to the contract. That is the rule. That is the doctrine of privity of contract. Privity of contract क्या बोलता है कि जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, सिर्फ वही एक दूसरे को स्यू कर सकती है, एक दूसरे को कोर्ट में लेके जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को, राइट्स एंड ड्यूटीज को एनफोर्स करवा सकती है। उनके अलावा जो भी लोग हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर कहलाते हैं और कभी भी स्ट्रेंजर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। टू एनफोर्स दीज राइट्स एंड ड्यूटीज ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन स्यू ईच अदर। बात समझ आ रही है? तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही आपस में केस फाइल कर सकती है, थर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, यानी कि कंसिडरेशन देने के लिए कोई भी हो सकता है, बट केस फाइल सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कर सकती है। इसलिए कहा जाता है देयर कैन बी एन स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट देयर कांट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द रूल ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में हुआ है तो एक्स और वाई ही आपस में केस फाइल कर सकते हैं, उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों के अलावा थर्ड पर्सन को ये राइट अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, इसका एक बहुत फेमस केस लो हो रखा है। वो केस लो क्या था? डनलप कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी का केस लो रखा है। वो केस लो फटाफट से शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद में हम लोग इस रूल के 5-6 एक्सेप्शंस देखने वाले हैं और ये 5-6 एक्सेप्शंस आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छे से इनको समझना, प्रैक्टिकल थियरी दोनों के लिए। तो चलिए अपने डिस्कस करते हैं एक लैंडमार्क केस लो प्राइविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रूल के ऊपर। ये इस केस लो के अंदर जो कोर्ट का जजमेंट था, उस जजमेंट से अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। देखो, एक कंपनी थी डनलप टायर कंपनी लिमिटेड। डनलप टायर कंपनी लिमिटेड टायर बेचने का काम करती थी और इसके जो टायर्स थे उसके अंदर काफी सारा मार्जिन था डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, और कंपनी के जो टायर्स की एमआरपी थी वो काफी हाई थी। तो इस कारण से मार्केट के अंदर जो टायर्स की रेट थी वो काफी फ्लक्चुएट होती थी, काफी वेरिएशन होता था। कंपनी की तरफ से नहीं था बट लोगों में कंपटीशन था, रिटेलर्स में कंपटीशन था, तो बहुत ज्यादा जो है वेरिएशन होता था। कभी टायर को 4000 में बेच दिया किसी ने 3500 में बेच दिया, किसी ने 3200 में बेच दिया, किसी ने 2500 में बेच दिया। तो कुल मिलाकर के इससे डनलप कंपनी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए डनलप कंपनी ने एक जो है कंडीशन डाली, एक टर्म्स बनाई कि अब से जो भी डनलप कंपनी के टायर सेल कर रहा है उसको 3000 रुपए लिस्ट प्राइस मिनिमम लेना ही पड़ेगा, उससे बिलो बेच नहीं सकता है। तो डनलप टायर कंपनी ने अपने टायर्स बेचे, सोल्ड टायर्स, और क्या साथ में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाली। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी ड्यू कंपनी के साथ में? टायर शुड नॉट बी सोल्ड बिलो डनलप्स लिस्ट प्राइस ₹3000, अदरवाइज ए फाइन ऑफ ₹1500 पर टायर। अगर एक टायर आपने कम रुपए पे बेच दिया 3000 से
तो 1500 का फाइन आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया डनलप ने ड्यू के साथ में। उसके बाद में ड्यू कंपनी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर थी, उसने फिर से सोल्ड टायर्स टू सेल्फ्रीज एंड कंपनी लिमिटेड। उसने सेल्फ्रीज कंपनी को टायर्स बेच दिए, वही सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। जो इसने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की थी वो एज इट इज यहाँ पे चिपका दी, यही वाली टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड सेल्फ्रीज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एग्री कर दिया, ठीक है। तो ये केस लो हुआ था। उसके बाद में ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में आगे देखना क्या हुआ, ये इसके बाद में ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट देखो क्या हो रहा है। आफ्टरवर्ड्स सेल्फ्रीज सोल्ड सम टायर्स बिलो द डिसाइडेड प्राइस, यानी कि लिस्ट प्राइस से बिलो पे कुछ टायर्स सेल्फ्रीज ने सेल कर दिए, इस कंपनी ने सेल कर दिए। डनलप फाइल्ड ए सूट ऑन सेल्फ्रीज। डनलप ने, ये डनलप कंपनी है, डनलप कंपनी ने सीधा ये सूट फाइल किया सेल्फ्रीज के ऊपर, स्यू कर दिया। डनलप स्यूड सेल्फ्रीज। अब देखना कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो डनलप का ड्यू के साथ में हुआ था और ड्यू का सेल्फ्रीज के साथ में हुआ था। डनलप का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ्रीज के साथ में नहीं था, बट डनलप ने फिर भी सेल्फ्रीज के ऊपर केस फाइल कर दिया। डनलप फाइल्ड ए सूट ऑन सेल्फ्रीज, इज सूट मेंटेनेबल। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डनलप का सूट मेंटेनेबल है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि क्या जजमेंट दिया था उस टाइम कोर्ट ने। इट वाज हेल्ड दैट द डनलप कंपनी कुड नॉट मेंटेन द सूट बिकॉज इट वाज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपके बीच में हुआ ही नहीं है, आप तो कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यू के साथ में हुआ था, तो आप ड्यू पे केस फाइल कर सकते हो, सेल्फ्रीज कंपनी पे आप लोग केस फाइल नहीं कर सकते हो। प्राइविटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इस केस लो के अंदर कोर्ट ने डिफाइन किया कि देयर इज ए रूल ऑफ प्राइविटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन स्यू ईच अदर। स्ट्रेंजर स्यू नहीं करेगा, अगर करता है तो हम लोग उसका केस मेंटेन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल्दो इफ ड्यू वुड हैव स्यूड केस वाज मेंटेनेबल, अगर डनलप की जगह पे ड्यू कंपनी इस पे केस फाइल करती तो क्या केस एक्सेप्ट होता? यस, बिल्कुल एक्सेप्ट होता, क्योंकि ड्यू कंपनी और सेल्फ्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, और अगर ड्यू कंपनी स्यू करती तो केस मेंटेन होता। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ये था प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन, जिसके एक्सेप्शंस भी है। यानी एक्सेप्शन जब बोलूं मैं तो इसका मतलब सर कौन ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है फिर भी केस फाइल कर सकते हैं। जनरल रूल क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में हुआ है तो वही दो पार्टीज आपस में केस फाइल कर सकती है, स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता है। बट अब हम जब एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, दैट मींस स्ट्रेंजर कैन फाइल ए सूट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, वो सिचुएशंस है एक्सेप्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं हम लोग। रूल हमने रीड किया, प्राइविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप कौन, सीधा सीधा रूल को अगर सिंपल सा बोले तो कौन सा रूल है, आप कौन हो। यानी कि मेरे ब्रदर के साथ झगड़ा हो रहा है, बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो रही है, लेकिन जैसे ही आप में से कोई बोला, मैं क्या बोलूंगा, आप कौन हो। यही तो है रूल, प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या है, आप कौन हो। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं बोल सकते हो। लोग क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो बात करेगी, आप लोग बीच में क्यों कर रहे हो, आप लोग का केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जाएगी तो आप लोग सब चुपचाप बैठिए, आप लोग को चुपचाप बैठ के मजा लेना है, मजे लीजिए, आप देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बीच में नहीं बोल सकते, आप लोग कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। ये रूल है प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब आपको लगता है कि सर ये रूल तो एकदम सही है, क्यों? क्योंकि जब डिस्प्यूट हम दोनों के बीच में है तो फिर तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, तो इस तरह से तो बहुत बात बढ़ जाएगी। सर बिल्कुल सही रूल है कि जिन दो लोगों को मतलब है, जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, सिर्फ वही आपस में स्यू कर सकती है, वही बोल सकती है, बाकी सबको कोर्ट बोलेगा कि आप क्यों बोल रहे हो बीच में। क्लियर है? लेकिन इस रूल से कुछ एक बहुत जेन्युइन लोगों को भी दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, इसलिए इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी डाले गए।
लॉ मेकर बहुत ही प्रैक्टिकली सोचता है और उसको पता था कि लोग इस रूल का, आप कौन वाले रूल का बहुत मिसयूज करने वाले हैं, इसलिए लॉ मेकर ने कुछ क्या डाल दिए, एक्सेप्शंस डाल दिए। बहुत सोच समझ के एक्सेप्शंस डाले गए हैं। तो सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग कि एक्सेप्शन डालने से फायदा हुआ है? एक्सेप्शन देखो, ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, याद आ रहा है आपको, चिनिया वर्सेस रमैया। कहां पे डिस्कस किया था, कौन से टॉपिक में? ये केस हमने डिस्कस किया था, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन। तो क्या था, एक ओल्ड लेडी थी जिसने अपनी डॉटर को, ये डॉटर जिसका नाम रमैया था, ट्रांसफर की प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन दैट शी शुड पे एन्युटी टू हर आंट चिनैया। यानी कि ओल्ड लेडी की एक सिस्टर थी चिनैया, इसकी मौसी हो गई, तो अपनी मौसी जी को एक एन्युटी मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है वो हर साल देती रहेगी। तो डॉटर ने फटाफट से हाँ बोल दिया, साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किस किस के बीच में? माँ बेटी के बीच में, ओल्ड लेडी और डॉटर रमैया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसके अंदर आंट जो है, जो ये मौसी जी है चिनैया, इनका कोई रोल नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। डॉटर ने पे करना बंद कर दिया, ओल्ड लेडी की डेथ हो गई। अब ये चिनैया जो है, इसने जब ये केस फाइल किया, इसने जब पैसे मांगने चाहे तो डॉटर ने पहले तो ये लॉजिक दिया कि भाई बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को तो कोई कंसिडरेशन मिल नहीं रहा है। तो कोर्ट ने रूल बताया कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, यानी कि तुम्हारे को ओल्ड लेडी से पूरा कंसिडरेशन मिल गया है, तो इससे कंसिडरेशन डायरेक्टली मिले कोई जरूरी नहीं है। तो ये बात तो हो गई। अब ये क्या बोल रही है, अब जो डॉटर रमैया है वो बोल रही है आप कौन? जब चिनैया ने केस फाइल किया वो बोलने लगी, तो रमैया क्या बोल रही है, आप कौन? अब मुझे ये बताना कि अगर इसको केस फाइल ही नहीं करने दें चिनैया को, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ओल्ड लेडी और डॉटर के बीच में हुआ है। तो बताना क्या ये सही हो रहा है क्या? अगर चिनैया को बोला जाए कि आप कौन हो, आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर रहे हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड लेडी के साथ हुआ था, वो अगर सपने में आकर के, सपने में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब तो वो तो ऊपर जा चुकी है, अब वो तो अभी केस तो फाइल कर नहीं सकती। तो रमैया क्या बोल रही है कि मेरी मदर मेरे को सपने में आकर अगर बोलेगी कि आंट को पैसे दो तो मैं दूंगी, मेरी मदर मेरे पे केस फाइल कर सकती है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, मेरी मदर के साथ हुआ है, मासी के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ। बताना आप दिल से सोच करके चिनैया जी के साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर गलत हो रहा है। तो फिर अगर गलत हो रहा है तो लॉ को इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए। और इसीलिए लॉ ने रूल ऑफ प्राइवेटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी के अंदर डाला एक्सेप्शन नंबर 1, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो केस फाइल कर सकता है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो। तो कोर्ट ने बोला चिनैया जो है ये एक तरह का ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट के फेथ पे ये जो है, इसने ओल्ड लेडी ने इसको पैसे दिए थे, प्रॉपर्टी दी थी, और बदले में ये जो है बेनिफिशियरी हो गई। चिनैया यहाँ पे क्या है, बेनिफिशियरी है, जो यहाँ पे एक ट्रस्ट डीड बनी थी उसकी बेनिफिशियरी है। तो चिनैया को केस फाइल करने का राइट है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर डिटेल के अंदर कि ट्रस्ट क्या होता है। फर्स्ट एक्सेप्शन पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये वैसे तो इतना बड़ा है ये एक्सेप्शन, और इतने सारे केस लॉज हो रखे हैं कि बहुत टाइम लगेगा इसको डिस्कस करने में, लेकिन हम लोग सारे केस लॉ बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। कुछ एक जो आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो ट्रस्ट का मतलब होता है जैसे किसी के कुछ काम करने के लिए मैंने अपना प्रॉपर्टी, मैंने कोई सामान किसी और को दिया, उसके भरोसे पे दिया, उसको ही ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक ट्रस्ट आपने वो सुना होगा सर, कॉलेज का ट्रस्ट है, स्कूल का ट्रस्ट है, वो भी एक ट्रस्ट होता है, वो भी यहीं पे कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पे एक और एग्जांपल। मान लो मैं हूं, आपने कहा कि सर आप हमारे को नोट्स नहीं दोगे क्या? मैंने कहा ठीक है मैं नोट्स दूंगा आपको, आप लोग है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं, उसके अंदर आप लोग फॉर्म फिल कर दो, मैं आपके एड्रेस पे लिंक जो है बुक्स भेज दूंगा। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, चिंटू, मिंटू, टोनू, ये सब आपके नाम हैं। तो मैंने इन सब के एड्रेस के ऊपर मैंने बुक्स भेजने के लिए
कॉन्ट्रैक्ट किया इंडियन पोस्ट के साथ में और वहां पे पार्सल रजिस्टर करवाया, बुक्ड पार्सल विद इंश्योरेंस, और साथ में इंश्योरेंस भी करवा दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत ना हो तो इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। अब इंडियन पोस्ट के अंदर वो सब चिंटू मिंटू के नाम से सब जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? नवीन सर और इंडियन पोस्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो जब जा रहा है, पार्सल जा रहा है, रास्ते में पोस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण पार्सल लॉस्ट हो गया, गुम गया पार्सल। बच्चों को पार्सल मिला नहीं, ठीक है। अब कोई बच्चा मेरे को फोन कर रहा है, कोई बच्चा पोस्ट डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है। अब आखिर में एक दो बच्चे का, जिसका मान लो चिंटू को मिला नहीं आखिर जाकर के, तो चिंटू ने सोचा क्यों ना केस फाइल कर दिया जाए। तो चिंटू केस फाइल कर रहा है। अब पोस्ट डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? पोस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो नवीन सर के साथ हुआ था, नवीन सर आए, वो केस फाइल करे तब हम बात मानेंगे। तुम कौन? बोल रहे आप कौन, क्यों फाइल किया? चिंटू बेटा आप कौन हो, क्यों आए? तो चिंटू जो है उसने क्या बोला? मैं बेनिफिशियरी हूं, जो ये नवीन सर ने बुक्स भेजा था उसका बेनिफिशियरी मैं हूं। एड्रेस के अंदर मेरा नाम है, बकायदा रजिस्टर्ड हो रखा है मेरे नाम से वो कुरियर, और इसलिए मैं केस फाइल कर सकता हूं क्योंकि मैं प्राइवेटी के रूल के एक्सेप्शन नंबर 1 में ट्रस्ट के केस में कवर होता हूं। क्लियर हुआ पॉइंट? ये क्या था? ये ऐसा केस लो रखा है अमीरुल्लाह वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंडियन पोस्ट के साथ में ये केस लो हो रखा है, और कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट गलत है, यहाँ पे चिंटू केस फाइल कर सकता है। ट्रस्ट के केस में अब बात करते हैं वो ट्रस्ट जो एक्चुअल में जैसे ट्रस्ट होता है, दो तरह का ट्रस्ट होता है, प्राइवेट, पब्लिक। जो अपने कॉलेज का ट्रस्टी, स्कूल का ट्रस्टी, वो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। प्राइवेट ट्रस्टी के अंदर बेनिफिशियरी डिफाइंड होते हैं कि ये बेनिफिशियरी होंगे मेरे ट्रस्ट के। पब्लिक ट्रस्ट के अंदर सारे ही बेनिफिशियरी होते हैं, ऑल आर बेनिफिशियरीज। ठीक है सर, ये ट्रस्ट कैसे बनता है? देखो ट्रस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, हम लोग ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है वहां पढ़ सकते हो। एक ट्रस्टी होता है और एक फाउंडर मेंबर होता है। सबसे पहले कौन होता है? एक फाउंडर मेंबर होता है जो ट्रस्ट को सेटल करता है। इसको सेटलर या क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट भी बोला जाता है। तो मैंने एक ट्रस्ट बनाई मान लो, या किसी ने एक ट्रस्ट बनाई, दो लोग मिलके भी ट्रस्ट बना सकते हैं। तो उन्होंने एक संस्था बनाई, एक ट्रस्ट बनाई, और उसमें अपनी प्रॉपर्टीज डाल दी और ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? फाउंडर मेंबर और ट्रस्टीज के बीच में। एक ट्रस्टी हो सकता है, 10 ट्रस्टी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई अच्छा काम के लिए एक ट्रस्ट बनाता हूं, मैंने ट्रस्ट बनाई। अब उसके अंदर ट्रस्टी रख दिया, प्रॉपर्टीज डाल दी। अब वो ट्रस्टी है वो प्रॉपर्टीज का यूज करेगा बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में अब फाउंडर मेंबर है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रस्टी के साथ किया है, बेनिफिशियरीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन बेनिफिशियरी है वो भी केस फाइल कर सकते हैं। अब सर ये पब्लिक प्राइवेट क्या है? पब्लिक ट्रस्ट के अंदर मैंने कहा पूरा सोसाइटी उसका बेनिफिशियरी है, और प्राइवेट ट्रस्ट में मैंने कहा मेरा बच्चा है वो बेनिफिशियरी है। तो ऐसा ही एक केस लो हो रखा है। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है उनको जो है काफी टाइम पहले ही पता चल गया अपनी डेथ से कि उनको जो है कैंसर है, लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, और अभी कुछ टाइम के बाद में कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो उनको अपनी डेथ की टेंशन नहीं थी, लेकिन उनकी एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, मासूम सी, जेड। तो उनको उसकी टेंशन थी कि वो बच्ची जो है वो कैसे, मदर पहले से नहीं थी। तो एक्स ने सोचा कि अब तो क्या किया जाए। तो एक्स ने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी, ये अभी माइनर थी, बच्ची थी, प्रॉपर्टी संभाल नहीं सकती थी, तो एक्स ने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो वाई को दे दी। वाई को दे दी मतलब गिफ्ट नहीं कर दी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड, यानी एक ट्रस्ट बना करके उसको वाई को हैंडओवर कर दी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बेनिफिट ऑफ जेड के लिए यूज की जाएगी, उसकी पढ़ाई वगैरह सारा खर्चे के लिए यूज की जाएगी, और जब जेड मैच्योर हो जाएगी तो उसको मिल जाएगी। तो अब जो वाई है वो ट्रस्टी है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? एक्स और वाई के बीच में हुआ। एक्स ने प्रॉपर्टी दी, वाई को उसका ट्रस्टी बनाया और उसका साइन लिया कि आप इस ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए यूज करोगे इसको। अब कुछ दिन तो वाई ने किया उसका काम, फिर एक्स की डेथ होने के बाद में वाई ने जेड का अच्छे से मेंटेनेंस करना बंद कर दिया। तो अब जो जेड है, अब वो कोर्ट में केस फाइल करती है। वाई कहता है कि आप कौन, कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पापा के साथ हुआ था, पापा केस फाइल कर सकते हैं, आप कैसे कर सकती हो? तो कोर्ट ने क्या बोला, बेनिफिशियरी, ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी है वो केस फाइल
कर सकती है। एम के रपाई वर्सेस जॉन का केस लो हो रखा है। सर ये कोलेजोर के ट्रस्टी और ये क्या है? ये बेटा एक पब्लिक ट्रस्ट में आता है जिसके अंदर पूरी सोसाइटी बेनिफिशियरी होती है। तो अब जब फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, फिर कुछ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए और उसके बाद में उनको सारी प्रॉपर्टी सौंप दी कि आपको इस ट्रस्ट को चलाना है और बच्चों के बेनिफिट के लिए, एजुकेशन ट्रस्ट है, आपको बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करना है। लेकिन कई बार ये लोग ट्रस्टी जो होते हैं वो बहुत बड़े घपले करने लग जाते हैं और ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं। उस केस के अंदर अब फाउंडर मेंबर तो ऊपर से आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं केस फाइल करने के लिए, तो कौन केस फाइल करेगा? तो यस, लोग कहते हैं कि बेनिफिशियरी जो है वो भले ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थे ट्रस्ट के, लेकिन वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स। फिर मैरिज सेटलमेंट्स या मैरिज अरेंजमेंट्स अलग है, एंड फैमिली पार्टीशंस, सच सेटलमेंट शुड बी इन राइटिंग। देखो पहले बात करते हैं फैमिली सेटलमेंट का। दो ब्रदर्स के बीच में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गई, ठीक है, फादर की डेथ होने के बाद में अभी आपने सुना है बंटवारा होता है। तो अभी एक तरीका होता है आप लोग कोर्ट में जाओ डिस्प्यूट करो, और दूसरा तरीका होता है जो आपको कोर्ट खुद सजेस्ट करता है कि आप लोग क्यों फैमिली का घर की बात क्यों कोर्ट के अंदर लेके आ रहे हो, पूरा बदनामी होगा और बहुत दिक्कत होएगा और बहुत पैसा खर्च होएगा दोनों का। इससे अच्छा है आप लोग खुद बैठ जाओ, क्योंकि वही हम लोग क्या करवाने वाला है, हम लोग भी वैसे ही सेटल करवाएगा, तो आप लोग खुद ही बैठ करके सेटल कर लो। तो कोर्ट का खुद का आदमी, कुछ वकील वगैरह वो सारे बैठ करके आपको सेटल करवा देते हैं। तो अब दो भाइयों के बीच में सेटलमेंट हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, राइटिंग के अंदर एग्रीमेंट बन गया, और उसके बाद में वो दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। लेकिन किसी रीजन से एक भाई की डेथ हो जाती है और उसके कारण से जो छोटा भाई है वही उस भाई की प्रॉपर्टीज की भी देखभाल करता है, उसका बिजनेस भी हैंडल कर रहा है। लेकिन अब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके, तो अब बच्चे कहते हैं अपने अंकल को कि भाई पापा की प्रॉपर्टी है वो हमारे को दे दो। तो अंकल बोलते हैं कि आप कौन? जो बंटवारा होता फैमिली सेटलमेंट का वो तो पापा के साथ हुआ था, और जो है अब आप कौन आ गए यहाँ पे? तो क्या उन बच्चों को केस फाइल करने का राइट है कि नहीं है? द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे फैमिली सेटलमेंट के केस में ये लोग भी बेनिफिशियरी है, तो फादर की प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी हैं ये लोग, तो ये लोग केस फाइल कर सकते हैं। अभी फैमिली सेटलमेंट हुआ, फादर की डेथ के बाद में बच्चों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया और उसमें एक प्रोविजन रखा कि मदर को वो लोग उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी उससे मदर को इतने रुपए पे करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों ब्रदर्स के बीच में, मदर बेनिफिशियरी है, बट कुछ टाइम पैसा दिया फिर मदर को पैसा देना बंद कर दिया। क्या मदर कोर्ट में जा सकती है? द आंसर इज यस। फैमिली सेटलमेंट की बेनिफिशियरी है, एचयूएफ का पार्टीशन होता है, वहां पे कुछ प्रोविजन रखा जाता है किसी मेंबर के लिए, तो अगर वो फुलफिल नहीं हो तो वो मेंबर केस कर सकता है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में सर ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, मैरिज सेटलमेंट, मैरिज अरेंजमेंट्स, ये सब क्या है? ये बेटा मैरिज के कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ऐसा कभी लागू हो सकता है। देखो क्या हुआ, पहले आपको पता है बहुत साल पहले बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी। तो बच्चों की शादी हो गई, एक छोटी बच्ची थी उसकी शादी हो गई, और अभी जो है उस पे काफी क्रुएलिटी हो रही थी ससुराल के अंदर, बहुत दिक्कत, बहुत परेशान कर रहे थे उसको। तो जो लड़की के फादर हैं वो उसको अपने साथ लेके आ गए वापस। फिर लड़के का फादर आया उनको मनाने के लिए, तो फिर जो है उन्होंने मना कर दिया भेजने से पहले तो, लेकिन बाद में दोनों के फादर ने, यानी लड़के के फादर, लड़की के फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया। लड़की के फादर ने बोला कि ठीक है मैं भेज रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं लिख के देता हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि अब आपकी लड़की के साथ हम लोग क्रुएलिटी नहीं करेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे, और अगर हम लोगों ने अच्छा बिहेव नहीं किया, क्रुएलिटी की, तो फिर ठीक है आप है वो लड़की को अलग रख देना, तो हम लोग उसको इतने रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा पर मंथ देंगे। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हो गया दोनों फादर के बीच में। इस शर्त के ऊपर फादर ने उसको भेज दिया वापस से ससुराल में। अब कुछ दिन ठीक था, फिर उसके बाद में वो लोग फिर डिस्टर्ब करने लगे, इधर उसके लड़की के फादर की डेथ हो गई। अब ये जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट इसी बेस पे हो रखा था कि वो लोग उसको करेंगे, अच्छे से रखेंगे। अब वो लड़की है वो फिर अलग हो जाती है, उनके
तो उसके बाद में अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो लड़की जो है वो अपने फादर इन लॉ से वो पैसे डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस के। तो फादर इन लॉ ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तुम्हारे फादर के साथ में, वो केस फाइल करेंगे तो मैं दूंगा। तो लड़की ने केस फाइल किया अपने फादर इन लॉ पे और कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, उनको ये पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि लड़की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भले ही दोनों फादर के बीच में हुआ है बट लड़की बेनिफिशियरी है तो उसको पैसे मिलेंगे। तो ये यहाँ पे मैरिज सेटलमेंट्स, मैरिज अरेंजमेंट्स इनके केस में अगर हो रखा है तो भले ही वो दोनों फादर के बीच में हुआ है बट बच्चों को जो बेनिफिशियरी है उनको उसको एनफोर्स करवाने का राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू एजेंट्स प्रिंसिपल शैल बी डीम्ड टू बी ए पार्टी, उसको मान ही लिया जाएगा। एजेंट के केस में देखो एक कंपनी है या एक मान लो बिजनेसमैन है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए उसने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया। अब वो एजेंट सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है और एजेंट को उसने बोला कि भाई जिसके साथ भी सॉफ्टवेयर सेल करो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे, ठीक है, तो डुप्लीकेसी नहीं करोगे, तो अगर किया तो इतने रुपए फाइन देना पड़ेगा। तो ठीक है, एजेंट ने सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये एग्रीमेंट करता गया। लेकिन अब उसके बाद में एक पार्टी एक्स है, उसने एक्स ने जैसे ही सॉफ्टवेयर खरीदा उसके बाद में उसने पायरेटेड वर्जन बना दिया। अब बताना क्या वो कंपनी या वो बिजनेसमैन केस फाइल कर सकता है? उसने केस फाइल किया तो एक्स का क्या लॉजिक था, एक्स बोल रहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट के साथ हुआ है, मैंने जो एग्रीमेंट किया वो एजेंट के साथ था, मैंने आपको कोई प्रॉमिस नहीं किया था पायरेटेड बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। तो कोर्ट ने कहा एजेंट प्रिंसिपल की जगह पे, प्रिंसिपल एजेंट की जगह पे, दोनों एक ही है, डीम टू बी ए सेम पार्टी। तो आप लोग यहाँ पे प्राइवेटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हो, प्राइवेटी का एक्सेप्शन में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस एग्रीमेंट्स covenants connected with the land, new owner will be bound by such agreement। सर ये क्या है? इसके अंदर ऐसा है कि जब आप लोग कोई जमीन खरीदते हो और उस जमीन के साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई है और आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके नॉलेज में है लेकिन आप फिर भी जमीन खरीदते हो, तो उसके बाद में आप लोग उन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए बाउंड रहोगे। अब जो सेलर था, अगर सेलर की डेथ भी हो गई तो सेलर का जो सक्सेसर है यानी उसका बेटा वगैरह है जिसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट अगर ऐसी कोई कंडीशन लैंड के साथ में जुड़ी हुई है तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। आप उसमें पार्टी यानी कि उसका बेटा पार्टी नहीं होते हुए भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जब आप लोग असाइनमेंट कर देते हो अपने राइट्स का किसी और को, तो वो थर्ड पर्सन केस फाइल कर सकता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ना होते हुए भी। देखो क्या था सिचुएशन, मिस्टर एक्स है जिन्होंने 2 लाख रुपए का सामान वाई को बेचा था उधार पे, और उसके बाद में अब जो है ये काफी डिस्टेंस पे था, वाई का जो दुकान था वो, तो वहीं पे दुकान के पास में इसका एक और कोई फ्रेंड रहता था जेड। तो एक्स ने जेड को असाइनमेंट डीड बना करके ये जो कलेक्शन का राइट था 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए कलेक्शन का जो राइट है वो जेड के फेवर में इश्यू कर दिया और वाई को इन्फॉर्म कर दिया कि अब पैसे जो है वो जेड कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट ऑफ द बेनिफिट, जो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट है वो इनको असाइन हो गया। अब जेड जो है वो वाई के पास गया, वाई ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। क्या जेड केस फाइल कर सकता है? कैन जेड फाइल ए सूट? तो अभी वाई क्या बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, क्यों केस फाइल कर रहा है, आप कौन? तो फिर यहां पर क्या रूल लग जाएगा, एक्सेप्शन का रूल लग जाएगा कि इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट जेड भले ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है बट यस जेड कैन फाइल ए सूट। उसके बाद में एक और लास्ट पॉइंट एक्नॉलेजमेंट, और या फिर हम लोग इसको बोलते हैं स्टॉपर। सर ये क्या है? तो बेटा समझना, एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, 2 लोग हैं मिस्टर ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों का पास पास में यहाँ पे शॉप है, दोनों एक साथ काम करते हैं। अब ए को क्या है कि पैसे देने थे सी को, कितने रुपए देने थे? 1 लाख रुपए देने थे।
तो ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए। अब बी को क्यों दिए, बी जो है वो बी का और सी का घर जो है वो पास पास में है, तो बी को ए को पता था कि बी जो है वो सी के घर की तरफ ही जा रहा है, तो ए ने 1 लाख रुपए बी को दिया और बोला कि भाई सी को पैसे पहुंचा देना। तो ये पैसे ए के पैसे लेकर के जा रहा है ये सी के पास में, और ये रास्ते के अंदर सी सामने मिल गया इसको, ठीक है, सी इसको पास में ही मिल गया, दोनों के बीच में बात हुई, बी ने सी को एक्नोलेज कर दिया कि ही इज होल्डिंग ₹1 लाख फॉर यू। उसने कहा कि भाई ए ने 1 लाख रुपए दिए हैं मुझे जो मैं तुम्हारे को देने वाला हूं, ठीक है, तो मैं देता हूं तुम्हारे को घर जा करके। तो सी ने बोला ठीक है ओके। जैसे ही बी ने सी को बताया ये बात, वैसे ही बी ने क्या कर दिया, एक्नोलेज कर दिया, इसको बोलते हैं एक्नोलेज कर दिया, उसकी नॉलेज में आ गया, सी की नॉलेज में आ गया कि बी पैसे मेरे लिए होल्ड कर रहा है, बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट बी ने क्या बोला, एक्सेप्ट किया, इस बात को एक्सेप्ट किया, एक्नोलेज किया कि यस आई एम होल्डिंग ₹1 लाख फॉर यू विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम ए। तो अब उसके बाद में घर चला गया, अब वो पैसे दिए नहीं बी ने सी को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सी बी पे केस फाइल कर सकता है, जबकि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में है, ठीक है। तो अब जो सी है वो क्या केस फाइल कर सकता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में था जिसके लिए पैसे भेजे, फिर ए और बी के बीच में हुआ है, बी सी के बीच में डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन क्या सी बी पे केस फाइल कर सकता है। तो फिर कहता है कि यस सी कैन फाइल ए सूट ऑन बी। क्यों, क्योंकि बी ने एक्नोलेज कर दिया था कि उसके पास रुपए पड़े हैं। चलो इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। नीरव मोदी का नाम तो आपने सुना ही होगा, हाँ सर हाँ सुना है। अब वो नीरव मोदी जो है वो पैसे लेके भाग गया, बैंक के पैसे लेके भाग गया, लेकिन उसने जाते जाते एक आदमी है रमेश, रमेश को उसने क्या किया था, रमेश को उसने बोला था कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बेच करके पैसे जो है वो बैंक को चुका देना। तो कौन सी बैंक थी, एसबीआई बैंक थी। तो रमेश ने प्रॉपर्टी बेचा, प्रॉपर्टी बेच करके 2000 करोड़ रुपीज सेल का रिसीव हुआ उसको। अब वो 2000 करोड़ रुपीज जो है रमेश के पास आने वाला है। रमेश ने एसबीआई में गया, रमेश ने एसबीआई के अंदर बोल दिया कि भाई वो नीरव मोदी का प्रॉपर्टी बेच करके 2000 करोड़ रुपए मैं आपको चुकाने वाला हूँ, ठीक है, उसके ब्याज पे चुकाने वाला हूँ। ये जैसे ही बोला एक्नोलेज हो गया, उसके बाद में अब प्रॉपर्टी बिकी, पैसे आए, लेकिन अब रमेश चुका नहीं रहे। क्वेश्चन ये उठता है कि पैसे जो है वो तो लेने तो नीरव मोदी से है, क्या बैंक रमेश पे केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस, अदरवाइज नहीं कर पाता, लेकिन रमेश ने क्या कर दिया, उसको एक्नोलेज कर दिया, रमेश ने उसको एक्नोलेज कर दिया, नहीं तो केस फाइल नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर बी सी को एक्नोलेज नहीं करता, बी पैसे लेके गया, सी को कुछ नहीं बताया, सीधा ले जा करके अपने घर पे रख दिया, क्या सी केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे इसीलिए एक्सेप्शन क्या, एक्नोलेज करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे केस लोग जो है हो रखे हैं और क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। बी ने अगर एक्नोलेज नहीं किया सी को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर केस फाइल नहीं कर सकता, फिर ए ही केस फाइल करेगा बी के ऊपर कि पैसे क्यों नहीं दिए, लेकिन सी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही एक्नोलेज कर दिया, तो जिस पार्टी को एक्नोलेजमेंट मिल गया वो पार्टी खुद ही केस फाइल कर सकती है थर्ड पर्सन पे। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। रूल क्या क्या देखा हमने आज की क्लास में? पहले हमने देखा कि प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्ट्रिन है वो क्या बोलता है, आप कौन, यानी कि स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बट कुछ एक्सेप्शंस भी दिए साथ में, ताकि कुछ जो वीक पर्संस है या कुछ बेनिफिशरीज है उनके राइट का प्रोटेक्शन हो सके, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। तो वो एक्सेप्शंस हमने अभी डिस्कस किए। एक्सेप्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, बहुत थ्योरी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग